नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमारी जो बोटनी की क्लास चल रही थी उसके अंदर हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर को पढ़ा। सामान्य लक्षण या विशेषताएं कहूँ या गुण धर्म कहूँ, वो हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में हम कुछ इतिहास संबंधित बात करेंगे। शैवाल के बारे में हिस्टोरिकल रूप से शैवाल का क्या इतिहास रहा है, किन वैज्ञानिकों ने शैवालों के बारे में क्या अध्ययन किया। वैसे इतिहास का पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहेगा, क्योंकि आंकड़े याद करना, हर वैज्ञानिक के बारे में हमें जानकारी छोटी मोटी याद करनी, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से चलना है कि हमें क्या पढ़ना है, ये जरूरी है। जो मैं यहाँ फैक्ट बताऊंगा वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यूँ तो आप कोई भी बुक उठाकर देखोगे तो उसमें कम से कम शैवाल से संबंधित अध्ययन करने वाले 100 से भी अधिक वैज्ञानिक आपको मिलेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में अपन जो पढ़ेंगे वो खास जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए पुटअप होने वाले क्वेश्चन हैं, या आपको बेसिक जानकारी के रूप में किन वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी रखनी है कि किसने क्या अध्ययन किया, वो हम इसमें बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें भारतीय प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम आपने सुना होगा आयुर्वेद। आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। आयुर्वेद की मैं बात कर रहा हूं। आयुर्वेद के अंदर इस शैवाल का उल्लेख किया गया, शैवाल का उल्लेख किया गया। अब आपने आयुर्वेद की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, शैवाल का उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं यहाँ 3 बातें आपको बता रहा हूँ। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यूनान, फिर चीन, फिर रोमन। यह 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि यूनान में शैवाल को क्या कहते हैं, और रोमन में क्या कहते हैं, और चीन के अंदर शैवाल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूनान के अंदर शैवाल को क्या कहते हैं, चीन में शैवाल को किस नाम से जाना जाता है, और रोमन के अंदर जो रोम देश है उनके अंदर शैवालों को कैसे जाना जाता है। इन तीनों के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूनान की यदि मैं बात करूं तो यूनान के अंदर आपको फाइकोस, चीन के अंदर शायो और रोमन के अंदर फ्यूकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये 3 मैं बात बता रहा हूँ। 3 बातें कौन कौन सी है। पहली बात आपके यूनानी है। यूनानी के अंदर शैवालों को क्या कहते हैं, यूनानी के अंदर शैवालों को याद रखना आपको फाइकोस कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोस, फाइकोस कहते हैं। चीन के अंदर शाओ कहते हैं। क्या कहते हैं, शाओ। चीनी भाषा में इसको शाओ के नाम से जाना जाता है, और रोमन में इसको फ्यूकस कहते हैं, फ्यूकस। ये हो गया फाइकोस। यूनान में फाइकोस कहेंगे, चीन में शाओ कहेंगे, रोमन में फ्यूकस कहेंगे। ये 3 भाषाओं के अंदर अपन ने बात कर ली कि यूनानी में क्या कहते हैं, ठीक है, और चीन में क्या कहेंगे, रोमन में क्या कहेंगे, इसके बारे में बातें अपन ने जानी है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अपन बात करें कि शैवाल जो है वो कई देशों के अंदर, विशेष रूप से हवाई द्वीपों की बात करें तो उसके अंदर भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको स्थानीय भाषा में लीमू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीमू। ये क्वेश्चन आपके नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपन बेसिक जानकारी इतिहास की कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि लीमू क्या है। तो आपको लिखना है हवाई द्वीपों के अंदर शैवालों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लीमू कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात करें। 18वीं शताब्दी के अंदर क्या क्या हुआ, मैं शताब्दी के अकॉर्डिंग 18वीं, 19वीं और फिर भारत के अंदर शैवालों के बारे में भी बात करेंगे। तो अपन यदि इसके बारे में बात करें प्रिय विद्यार्थियों,
कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। 18वीं शताब्दी के अंदर शैवालों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। पहला आपको ध्यान रखना है कि 4 विशाल वंश थे, वो थे फ्यूकस, अल्वा, कनफर्वा और कोरेलाइना। ठीक है, कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करें। शैवालों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। उसमें पहला है आपके अल्वा। ये 4 वंश है, ध्यान रखना। 4 क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वंश है। ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी के अंदर अल्वा, कनफर्वा और कोरेलाइना और फ्यूकस, ये 4 है। और फ्यूकस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि रोमन भाषा के अंदर इसको फ्यूकस कहते हैं। तो ये अल्वा हो गया, दूसरा आपका फ्यूकस हो गया, दूसरा फ्यूकस। और तीसरी बात करें अपन प्रिय विद्यार्थियों तो आपको ध्यान रखना है अल्वा, फ्यूकस, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कनफर्वा, कनफर्वा और कोरेलाइना। चौथा आपका है, मैं इधर लिख लेता हूं, चौथा कोरेलाइना। ठीक है, कोरेलाइना। ये 18वीं शताब्दी में शैवालों के 4 वंश है। किस शताब्दी की बात हो रही है? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के अंदर ये शैवालों के क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वंश है। और कितने वंश है? 4 वंश है। 4 कौन कौन से वंश हैं? पहला अल्वा है आपके, दूसरा फ्यूकस है, तीसरा कनफर्वा है और चौथा कोरेलाइना है। ठीक है, अल्वा, फ्यूकस, कनफर्मा और कोरेलाइना है। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें तो आपको 19वीं शताब्दी के अंदर भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 19वीं शताब्दी के अंदर आपको याद रखना है WH हार्वे के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी के अंदर 19वीं शताब्दी की बात करें तो WH हार्वे की बात ध्यान रखनी। WH हार्वे, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी WH हार्वे ने, और उस पुस्तक का आधार पर इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी प्रिय विद्यार्थियों। कौन कौन सी 3 पुस्तकें? फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका, फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिका, नेरिस बोरेली अमेरिकाना। फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका इन्होंने पुस्तक लिखी, और 3 पुस्तकें जिनका नाम क्रमशः है। नंबर 1 पुस्तक फाइकोलॉजिया, फाइकोलॉजिया। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ फाइको शब्द आया है। ठीक है, और फाइको शब्द आया है तो फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका। फाइको शब्द अपन पहले पढ़ चुके हैं कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। ये पहले वीडियो, इससे पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका पुस्तक थी। एक फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका है और एक फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिका है। ठीक है, दूसरी पुस्तक का नाम है फाइकोलॉजिया, 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 फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिका। वो था ब्रिटेनिका, ये ऑस्ट्रेलिका। फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिका, ये 2 हो गए आपके। और तीसरी पुस्तक जो है वो अमेरिकाना है। कौन सी है? अमेरिकाना। ठीक है, फाइकोलॉजिया अमेरिकाना कह दो, या इस पुस्तक को अपना नेरिस बोरेली अमेरिकाना के नाम से भी जाना जाता है। नेरिस बोरेली अमेरिकाना, नेरिस बोरेल अमेरिकाना, 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 नेरिस बोरेल अमेरिकाना। ये 3 प्रकार की पुस्तकें किसने लिखी? WH हार्वे ने। एक बार इन पुस्तकों को वापस देखिएगा। पहली पुस्तक जो आपको दिख रही है बोर्ड पर वो आपके फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका है। दूसरी पुस्तक जो है वो फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिका है। तीसरी पुस्तक नेरिस बोरेली अमेरिकाना है। इन पुस्तकों के अंदर इन्होंने समुद्री जो शैवाल थे उनको 3 भागों के अंदर बांटा। वो 3 भाग थे क्लोरोस्पर्मी, रोडोस्पर्मी और मेलेनोस्पर्मी। ठीक है, 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों? इस पुस्तक के अंदर इन तीनों पुस्तकों की बात करें तो तीनों पुस्तकों के अंदर शैवालों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों के अंदर शैवालों को इन्होंने बांटा। ठीक है, 3 भागों के अंदर विभाजित किया, और 3 भागों के अंदर आपको नाम याद रखने, क्लोरोस्पर्मी, रोडोस्पर्मी और मेलेनोस्पर्मी। पहला भाग है आपके क्लोरोस्पर्मी, क्लोरोस्पर्मी। ठीक है, और दूसरा भाग जो है वो आपके रोडोस्पर्मी है। कौन सा है? रोडोस्पर्मी।
और मेलेनोस्पर्मी। ठीक है, तीसरा भाग है मेलेनोस्पर्मी। मेलेनोस्पर्मी, ये 3 भाग हो गए। ठीक है, एक हो गया क्लोरोस्पर्मी, एक रोडोस्पर्मी। ये रोडोस्पर्मी प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ ये हटा देता हूं मैं। रोडोस्पर्मी, क्या नाम है इसका? रोडोस्पर्मी। 3 पुस्तकों के अंदर इसका उल्लेख किया है। कौन कौन सी 3 पुस्तकें? WH हार्वे की। ठीक है, WH हार्वे, याद रखना आप, WH हार्वे नाम है इसका, WH हार्वे। ये 19वीं शताब्दी की बात, 18वीं शताब्दी की बात मैं यहाँ बता चुका हूँ, ये 19वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, एक बार इसको वापस देखिए, मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें शेवालों की, तो शेवालों के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि किस देश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो यूनान के अंदर इसको फाइकोस कहते हैं, चीन में शाओ कहते हैं। ठीक है, और रोमन में फ्यूकस कहते हैं। और क्वेश्चन ये छोटा सा बढ़ सकता है, वैसे आपके बीएससी के अंदर ये नहीं बढ़ेगा। लीमू क्या है? तो आपको याद रखना, हवाई द्वीपों के अंदर शेवालों का इस्तेमाल भोजन बनाने में करते हैं, जिस भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं उसको लीमू कहते हैं। 18वीं शताब्दी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि शेवालों को कितने वंशों में विभाजित किया? 4। अलवा, ठीक है, पहला वंश आपका अलवा, दूसरा फ्यूकस, तीसरा कनफरवा और कोरेलाइना। ठीक है, कौन कौन से? अलवा, अलवा के बाद में फ्यूकस, फ्यूकस के बाद में कनफरवा, कनफरवा के बाद में कोरेलाइना। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी की बात करें तो आपको केवल, यूं तो खूब सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन आपको केवल WH हार्वे के बारे में ध्यान रखना है कि WH हार्वे ने 3 पुस्तकें लिखी, और वो 3 पुस्तकें जो थी उसके आधार पर इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया। वो 3 पुस्तकें आपको दिख रही है बोर्ड पर, फाइकोलॉजिया ब्रिटेनिका, ठीक है, उसके बाद में फाइकोलॉजिया ऑस्ट्रेलिका, फिर नेरिस बोरिल अमेरिकाना। ये 3 पुस्तकें, इन 3 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा, क्लोरोस्पर्मी, रोडोस्पर्मी और मेलोनोस्पर्मी। ये आपको 19वीं शताब्दी तक की बातें शैवाल में ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप ध्यान रख सकते हैं कि बात आती है कि किन वैज्ञानिकों ने शैवालों का जो जीवाश्म होते हैं, शैवालों के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया। तो आपको ध्यान रखना है पाया व वालकट। ये मैं यहाँ लिखवा देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, शैवालों का, ठीक है, शैवालों का जीवाश्म अध्ययन, शैवालों का जीवाश्म अध्ययन जो किया, जीवाश्म अध्ययन, फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्म को, और इसका अध्ययन किया था, आपको याद रखना, पाया व वॉलकेट। पाया व वॉलकेट याद रखना, ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक है। पाया व वॉलकेट, ये हो गए आपके 19वीं शताब्दी के अंत तक की बात। अब अपन भारतीय संदर्भ में बात करेंगे। भारतीय संदर्भ के अंदर आपको भारत में शैवालों पर किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें बताई है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं पेज की ओर बढ़ लेता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय वैज्ञानिक की अब अकॉर्डिंग अपन बात करें, ठीक है, तो अब मैं भारतीय संदर्भ में ले लेता हूं। भारतीय संदर्भ, भारतीय संदर्भ में आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय शैवाल विज्ञान के अंदर सर्वप्रथम जो नाम आता है वो घोष का आता है, और घोष ने बर्मा और पंजाब के नीलहरी शैवालों का अध्ययन किया। आपको ध्यान रखना है घोष, सबसे पहले कौन याद रखना है? घोष। और घोष ने कहां पर अध्ययन किया? बर्मा और पंजाब के क्षेत्र के अंदर अध्ययन किया, यहाँ के शैवालों के ऊपर अध्ययन किया। बर्मा और पंजाब के शैवालों पर अध्ययन किया, वो थे घोष। और घोष के बाद में आपको ध्यान रखना है, और ये आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के शैवाल पर अध्ययन किया, तो इन्होंने नीलहरित शैवाल पर अध्ययन किया। किस शैवाल पर अध्ययन किया? नीलहरित शैवाल पर अध्ययन किया। नीलहरित शैवाल पर अध्ययन किया घोष ने। यूं तो भारत के अंदर भी खूब सारे वैज्ञानिक है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो मैं फैक्ट है वही आपको यहाँ बताऊंगा। ज़्यादा आपको ये
इतिहास के संदर्भ में, विज्ञान में इतिहास का थोड़ा महत्व कम रहता है। तो घोष ने ब्रह्मा और पंजाब के अंदर नीलहरि शैवाल का अध्ययन किया। फिर एक महान वैज्ञानिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ओपी अयंगर, उसका आपको याद रखना है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है, ओपी अयंगर। ओपी अयंकर, अयंकर, ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इनको भारत में जीवाश्म शैवाल विज्ञान का, या यूं कहूं आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक यदि किसी कहा जाता है तो वो कौन है? आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये पेज ठीक है। हट गया है क्या? मैं दोबारा लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है घोष का। घोष ने अध्ययन किया पंजाब व बर्मा के अंदर, और इन्होंने अध्ययन किया नीलहरित शैवाल पर, नीलहरित शैवाल पर। फिर प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना आपको, वो ध्यान रखना ओपी अयंकर, ओपी अयंगर, और इसको आधुनिक भारत का शैवाल वैज्ञानिक कहा जाता है। शैवाल वैज्ञानिक है। आधुनिक भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि शैवालों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया है, तो ओपी अयंगर का नाम सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहते हैं इसको, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहेंगे, सॉरी फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर है, वो याद आ जाती है बाद में। ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं इसको। अब बात ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? भारद्वाज का नाम ध्यान रखना है, भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज जो थे, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शैवाल विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। भारद्वाज का आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने शैवाल विज्ञान की अध्ययन के लिए शैवाल विज्ञान के अध्ययन केंद्र की क्या की स्थापना, BHU, जो कहाँ आया हुआ? बनारस के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने स्थापना की है, आपको याद रखना है, शैवाल विज्ञान केंद्र की, शैवाल विज्ञान केंद्र की स्थापना, BHU केंद्र की स्थापना। ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण भारद्वाज के बारे में तथ्य। उसके बाद में एक दो नाम आपको और मैं बता देता हूं। HD कुमार का नाम याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना HD कुमार का नाम, HD कुमार के बारे में क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इन्होंने शैवाल के अंदर, भारतीय शैवाल की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर इन्होंने नीलहरित शैवालों में आनुवंशिक पुनर्योजन, आपको पता ही है, जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्योजन का अध्ययन किया।
का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? एच.डी. कुमार ने। एच.डी. कुमार ने किया आनुवंशिक पुनर्योजन का अध्ययन। एक नाम आप और याद रखना, जे.एन. मिश्रा का नाम, जिनको भारत में भूरे शैवाल पर मोनोग्राम लिखा, जो भारतीय शैवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोकोकेलस पर भी मोनोग्राम लिखा है इन्होंने। जे.एन. मिश्रा का नाम लास्ट आपको ध्यान रखना है, जे.एन. मिश्रा, जे.एन. मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है, जे.एन. मिश्रा का नाम प्रिय विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है। और जे.एन. जो मिश्रा है, इन्होंने मोनोग्राम लिखा भारतीय शैवाल पर, भारतीय शैवाल पर मोनोग्राम लिखा है, मोनोग्राफ बनाया है। भारतीय शैवाल पर इन्होंने मोनोग्राफ बनाया है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय शैवाल पर इन्होंने क्या बनाया? मोनोग्राफ बनाया है। ये हो गया शैवालों की ऐतिहासिक जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट अपन शैवालों का वर्गीकरण की बात करेंगे। धन्यवाद।